अगर आप समझते हैं कि कार्टून्स हमेशा मासूम और फन होते हैं, तो आज आपकी सोच बदलने वाली है। 60 के और 70 के कुछ ऐसे शोज हैं जो बच्चों के लिए बनाए गए, लेकिन देखने वालों के लिए नाइटमेयर बन गए। स्ट्रेंज कैरेक्टर्स, क्रीपी एनिमेशन और ऐसे हिडन थीम्स जो आज भी डिस्टर्ब करते हैं। कुछ को सेंसर किया गया, कुछ खुद ही गायब हो गए, लेकिन उनकी कहानियां अब भी जिंदा हैं। आज हम अनकवर करेंगे टीवी हिस्ट्री के सबसे अजीब, डार्क और भुलाए हुए कार्टून्स जो शायद कभी वापस नहीं आने चाहिए थे। द बनाना स्प्लिट्स एडवेंचर आवर 1968। जाहिर तौर पर द बनाना स्प्लिट्स एडवेंचर आवर एक मासूम फन शो लगता था। चार गूफी एनिमल मास्कॉट्स, फ्लीगल, बिंगो, ड्रूपर और स्नॉर्की एक लाइव एक्शन बैंड में परफॉर्म करते हुए और एनिमेटेड सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हुए। लेकिन बहुत से बच्चों के लिए यह फन बिल्कुल नहीं था। क्रिटिक्स ने इसे एक अजीब मिक्स कहा, किडी शो और सुर्रेल वैरायटी एक्ट का। पेरेंट्स को लगता था कि ये वायलेंस बच्चों के लिए ज्यादा है। वक्त के साथ रीरन्स ने इसे एक कल्ट ऑडिटी बना दिया। द बनाना स्प्लिट्स को हॉरर फिल्म के रूप में दोबारा इमेजिन किया, ये साबित करते हुए कि जो पहले बच्चों को अनजाने में डराता था, वो बाद में जानबूझकर टेरिफाइंग बना दिया गया। ये एक सररियल एक्सपेरिमेंट था मैन्युफैक्चर्ड खुशी का, जो याद दिलाता है कि विम्सी कितनी जल्दी अनकैनी बन सकती है। लांसलॉट लिंक, सीक्रेट चिम्प 1970। ये अजीब लॉजिक था। लांसलॉट लिंक सीक्रेट चिम्प के पीछे एक लाइव एक्शन सीरीज जहां ट्रेंड चिंपैंजीज कॉस्ट्यूम्स पहनकर स्पाई एडवेंचर्स परफॉर्म करते थे, जबकि ह्यूमन वॉइस एक्टर्स उनकी डायलॉग डबिंग करते थे। पब्लिक रिएक्शन फॉरन क्यूरियोसिटी और डिस्कम्फर्ट का मिक्स था। कुछ बच्चे टॉकिंग चिम्प्स के फनी एंटिक्स पसंद करते थे, जो विलन्स जैसे बैरन वॉन बुचर से लड़ते थे, लेकिन दूसरों के लिए यह डिस्टर्बिंग था। बिहाइंड सीन्स प्रोडक्शन काफी काओटिक थी। ट्रेनर्स को चिम्प्स कंट्रोल करने में मुश्किल होती थी, जो अक्सर अनकोऑपरेटिव, एग्रेसिव या अनप्रेडिक्टेबल हो जाते थे। रूमर्स फैले कि सेट पर इंजरीज हुई और एनिमल राइट्स कंसर्न्स भी उठाए गए, उस वक्त जब ये इश्यूज इतने कॉमन नहीं थे। बजट बढ़ता गया क्योंकि हैंडलर्स और सेट्स को बार बार डैमेज होता था एक्टर्स की वजह से। फिर भी एबीसी ने शो को 2 सीजन्स तक चलाया। उम्मीद थी कि यह गेट स्मार्ट जैसा पॉपुलर बनेगा, लेकिन क्रिटिक्स ने मजाक उड़ाया और धीरे धीरे ऑडियंस डोर होती गई। सिंडिकेशन ने इसे थोड़ी देर के लिए जिंदा रखा, लेकिन लेट 70s तक यह भूल दिया गया। लांसलॉट लिंक एक अजीब रेलिक के तौर पर जिंदा है, एक साथ फनी भी, क्रूल भी और बहुत स्ट्रेंज भी। इसकी लेगेसी हंसी नहीं, बल्कि एक याद दहानी है कि टेलीविजन ने ट्रेंड्स के पीछे भागते हुए कितनी हद तक जाना कबूल किया, इवन अगर इसका मतलब जिंदा मखलूक को अनकंफर्टेबल पफेट्स बनाना हो। डी बीनी एंड सिसिल शो 1962, एक चिल्ड्रन एडवेंचर कॉमेडी। ये बीनी नाम के लड़के और उसके डिमविटेड लेकिन लवेबल सी सर्पेंट दोस्त सीसिल की कहानी फॉलो करता था। जाहिर में यह वैकी और लाइट हार्टेड फन था, लेकिन अंदर कहीं अजीब सा अंधेरा छुपा हुआ था। शो शुरू से ही कंट्रोवर्शियल था। बच्चा इसके स्लैपस्टिक गैग्स को पसंद करते थे, लेकिन क्रिटिक्स ने इल्जाम लगाया कि इसमें सबवर्सिव पॉलिटिकल ह्यूमर छुपाया गया है। पेरेंट्स ने गुस्से में लेटर्स लिखे, कहते हुए कि शो उनके बच्चों को करप्ट कर रहा है कंफ्यूजिंग एडल्ट थीम्स के साथ। स्टोरी बोर्ड्स रिजेक्ट हुए, जोक्स रीराइट हुए और एपिसोड्स डिले हुए। फैंस बढ़ते गए और ये एनिमेशन हिस्टोरियंस के दरमियान कल्ट स्टेटस हासिल कर गया। आज इसे सिर्फ एक क्वर्की कार्टून नहीं, बल्कि चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग में सबवर्सिव ह्यूमर की अर्ली मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। द बीनी एंड सीसिल शो सिर्फ एक कार्टून नहीं था, ये एक अजीब बगावत थी जो स्लैपस्टिक के पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। ये याद डायलेट हुए कि बच्चों के शोज भी अपने जोक्स के नीचे छुरियां छुपा सकते हैं। रॉकेट रॉबिन हुड 1966। सोचो, रॉबिन हुड शेयरवुड फॉरेस्ट में नहीं, बल्कि आउटर स्पेस में। यह था वह अजीब आइडिया जो रॉकेट रॉबिन हुड के पीछे था, एक कैनेडियन एनिमेटेड सीरीज जो मिड 60s में लॉन्च हुई। इसने क्लासिक आउटलॉ को एक फ्यूचरिस्टिक स्पेस हीरो के तौर पर दोबारा इमेजिन किया, जो इंटरगैलेक्टिक टायरेंट्स से चोरी करता था और कॉस्मोस भर के ऑप्रेस्ड लोगों को देता था। शो की रेप्यूटेशन जल्दी ही इतना बुरा कि फैसिनेटिंग है। रीयूज्ड फ्रेम्स ऑकवर्ड तरीके से फ्लिकर करते थे और पेसिंग लगभग हिप्नोटिक महसूस होती थी।
कुछ व्यूअर्स का कहना था कि एपिसोड्स ने उन्हें नाइटमेयर्स दिए और डेडलाइंस इतनी टाइट थी कि एनिमेटर्स अक्सर पुराने शोज के पूर्ण सीक्वेंसेस दोबारा यूज करते थे। वॉइस एक्टर्स स्क्रिप्ट्स की इनकंसिस्टेंसी की शिकायत करते थे, जबकि क्रिटिक्स इसके अनइंटेंशनली क्रीपी एटमॉस्फेयर का मजाक उड़ाते थे। CBC एग्जीक्यूटिव्स रिपोर्टेडली शर्मिंदा थे, लेकिन फिर भी इसे मल्टीपल सीजन्स तक चलाया गया ताकि ब्रॉडकास्ट स्लॉट्स फील किए जा सकें। इसकी स्ट्रेंजनेस हाई इसका चार्म बन गई। फैंस ने बूटलेग्स कलेक्ट किए, इसके क्लमजी एक्शन सीन्स पर हंसते हुए, लेकिन इसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए। आज इसे एक कल्ट क्यूरियोसिटी के तौर पर याद किया जाता है। एक कॉशनरी टेले के एम्बिशन जब लिमिटेड रिसोर्सेज से टकराती है तो क्या होता है। रॉकेट रॉबिन हुड ने सिर्फ एक पुरानी कहानी दोबारा नहीं सुनाई, इसने उसे इतना डिस्टॉर्ट कर दिया कि वो पहचान से बाहर हो गई। एक फीवर ड्रीम जो ये साबित करता है कि लेजेंड्स भी खो सकते हैं जब उन्हें स्पेस में लॉन्च किया जाए। दादी बार्कलीज 1972। जब एक द फ्लिंटस्टोन्स हिट बना, नेटवर्क्स ने उसकी फॉर्मूला कॉपी करने की कोशिश की। ह्यूमन प्रॉब्लम्स, कार्टून फैमिलीज और सोशल सैटर। द बार्कलीज के शॉर्ट लिव्ड सीरीज एक ऑल डॉग फैमिली के बारे में जो इंसानों की तरह रहती थी। इसकी रेप्यूटेशन लूक वॉर्म रही। क्रिटिक्स ने इसे एक शेमलेस कॉपी कहा, जबकि बच्चे इसके हैवी हैंडेड मॉरल से कंफ्यूज हो गए। हर एपिसोड के एंड पर एक प्रीची लेसन होता था जो अक्सर फादर अर्नी बार्केल एक रफ लेक्चरिंग टोन में देता था। बहुत से बच्चे इंटरेस्ट खो देते थे और एडल्ट्स आंखें घुमाते थे, लेकिन जल्द ही कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। कुछ पेरेंट्स ग्रुप्स ने इल्जाम लगाया कि शो क्लास स्ट्रगल्स और जेंडर रोल्स पर सोशल कमेंट्री छुपा कर दिखा रहा है। वर्क प्लेस डिस्प्यूट्स या रिबेलियस टीनेजर्स वाले एपिसोड्स कंजर्वेटिव व्यूअर्स के लिए ज्यादा रिलेटेबल और अनकंफर्टेबल हो गए। बिहाइंड द सीन्स प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स बढ़ते गए। हना बर्बेरा की टीम ने स्टॉक एनिमेशन रीयूज की, जिससे ऑकवर्ड सीक्वेंसेस बने जो पुराने शोज की कॉपी लगते थे। वॉइस एक्टर्स, जिसमें हेनरी कॉर्डन भी शामिल थे, उन स्क्रिप्ट से स्ट्रगल करते थे जिसमें ह्यूमर की कमी थी। रेटिंग्स गिर गई और सीरीज सिर्फ एक सीजन के बाद कैंसिल हो गई। फिर भी द बार्कलीज पूरी तरह गायब नहीं हुई। यह सालों तक सिंडिकेशन में आती रही, जहां ने व्यूअर्स इसे देखकर कंफ्यूज हो जाते थे। इसे एक कार्टून से ज्यादा एक अजीब मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। टीवी की वो कोशिश जो सक्सेस रिपीट करने के चक्कर में की गई। द बार्कलीज टाइमलेस नहीं थी जैसे द फ्लिंटस्टोन्स। ये एक याद दहानी थी कि ट्रेंड्स के पीछे भागना अक्सर भूल जाने वाली चीजों तक ले जाता है। द पॉइंट 1971। ज्यादातर भूले हुए कार्टून्स के बरक्स, द पॉइंट एक सैटरडे मॉर्निंग शो के तौर पर शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक साइकेडेलिक टेलीविजन स्पेशल के रूप में आया जिसमें एक हॉन्टिंग मैसेज था। एक ऐसा लड़का जिसका सर राउंड है, एक ऐसी दुनिया में जहां सबके सर पॉइंटेड हैं। ओबलियो सोरियल लैंडस्केप्स में घूमता है जो अजीब क्रिएचर्स और क्रिप्टिक लेसन्स से भरे हुए हैं। जब ये IBC पर पहली दफा अय्यर हुआ, कुछ लोग उससे मुतासिर हुए, लेकिन बहुत से लोग बेचैन हो गए। इसके थीम्स, कन्फॉर्मिटी, एलियनेशन और एग्जाइल अडल्ट्स को गहरे लगे, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज याद आ गए। रूमर्स फैले कि इसमें हिडन मीनिंग्स हैं। क्या ये काउंटर कल्चर रिबेलियन की एलेगोरी थी, कोल्ड वॉर कन्फॉर्मिटी की क्रिटिक, या बस एक साइकेडेलिक एक्सपेरिमेंट जो हद से ज्यादा चला गया? कुछ पेरेंट्स ने डिमांड किया कि इसे हटा दिया जाए, कहते हुए कि ये बच्चों के लिए बहुत अजीब है। एनिमेटर्स को उसकी सररियल विजन को कैप्चर करने में मुश्किल हुई, अक्सर बिना क्लियर डायरेक्शन के काम करते हुए। इतनी मुश्किलत के बावजूद स्पेशल एक दफा एयर हुआ, फिर लगभग गायब हो गया, सिर्फ कभी कभी रीरन्स और बूटलेग टेप्स में नजर आता हुआ। वक्त के साथ इसने कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया। आज द पॉइंट एक क्यूरियोसिटी भी है और एक वार्निंग भी। ये साबित करता है कि कभी कभी चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग इतनी अजीब सच्चाइयां ले आती थी कि नेटवर्क्स उन्हें दोबारा दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे। द पॉइंट सिर्फ ओब्लियो के एग्जाइल की कहानी नहीं थी, ये सोसाइटी के डिफरेंट से दर और अलग खराए होने की खूबसूरत लेकिन हॉन्टिंग रियलिटी के बारे में थी। जॉनी साइफर इन डायमेंशन जीरो 1967। तमाम भूले हुए कार्टून्स में से कुछ ही इतने अजीब और इतने अनसेटलिंग हैं जितना जॉनी साइफर इन डायमेंशन जीरो। एक छोटी स्टूडियो ने इसे प्रोड्यूस किया और लेट 60s में अमेरिकन टेलीविजन पर सिंडिकेट किया गया।
जो चीज एक सिंपल पल्प एडवेंचर हो सकती थी वो कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बन गई। इसकी रेप्यूटेशन उन लोगों के दरमियान काफी इनफेमस थी जो इसे याद रखते हैं। एपिसोड्स बहुत तेज रफ्तार से बनाए जाते थे, अक्सर हर हफ्ते कई एपिसोड्स, जिसकी वजह से एनिमेशन क्रूड और रीयूज्ड होती थी। कैरेक्टर्स स्टिफ तरीके से मूव करते थे, डायलॉग रश्ड होता था और प्लॉट्स एक ड्रीम जैसी इलॉजिकल फ्लो के साथ अनफोल्ड होते थे। जो बच्चे एडवेंचर देखने के लिए ट्यून करते थे वो खुद को सररियल स्टोरी लाइन्स में घिरा हुआ पाते। पेरेंट्स ने शिकायत की कि यह कंफ्यूजिंग और डरावना है। रूमर्स फैले कि इसके स्ट्रेंज विजुअल्स साइकेडेलिक हेलुसिनेशंस जैसे हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टेशंस ने इसे अपनी स्केड्यूल से हटा दिया। क्रिटिक्स ने इसे चीप साइंस फिक्शन नॉनसेंस कहा, लेकिन बच्चे इसके बारे में हैरत के साथ बातें करते थे। क्या जॉनी एलियंस से लड़ रहा था या किसी और रेल्म के डीमन से? बिहाइंड द सीन्स एपिसोड्स बनाने की जल्दी ने क्यास पैदा कर दिया। राइटर्स ने प्लॉट्स रीयूज किए, एनिमेटर्स ने बैकग्राउंड्स दोबारा इस्तेमाल किए और वॉइस एक्टर्स बिना प्रॉपर डायरेक्शन के काम करते थे। कुछ इनसाइडर्स मजाक में कहते थे कि डायमेंशन जीरो कोई स्टोरी सेटिंग नहीं, बल्कि असल बजट था। 1 साल से भी कम वक्त में 100 से ज्यादा ने इसे टीवी हिस्ट्री में अपना अजीब निशान छोड़ दिया। अर्ली 70s तक यह गायब हो गया। ना रीरन्स, ना मर्चेंडाइज, ना कोई कल्चरल फुटप्रिंट, सिर्फ उन लोगों की यादों के टुकड़े जिन्होंने इसे देखा था। कई सालों बाद कुछ रारे एपिसोड्स VHS ट्रेड्स पर सामने आए और लोग हैरान रह गए कि ये कितना सरियल और हॉन्टिंग था। जॉनी साइफर इन डायमेंशन जीरो सिर्फ भूला नहीं गया, ये मिटा दिया गया, जैसे नेटवर्क्स खुद इसे छुपाना चाहते थे। और इसी वजह से ये सबसे अजीब कार्टून है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना। एक ऐसी चीज जो वक्त के दरारों में खो गई और सिर्फ सवालत छोड़ गई। ये कार्टून्स हमें याद दिलेट हैं कि एनिमेशन का पास्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ है जो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सके। ये गायब हो गए, सेंसर हो गए या दाबा दिए गए, लेकिन उनकी परछाइयां अब भी बाकी हैं। इनमें से कौन सा ऑडिटी आपको सबसे ज्यादा शॉक कर गया? कमेंट में बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और पॉप कल्चर के भूले हुए कोनों को एक्सप्लोर करते रहें।